अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम कानूनी शहादत आर्डर के जो लेक्चर्स हैं रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट उनके मुतालिक आर्टिकल 22 को डिस्कस करेंगे। अब आर्टिकल 22 को अक्सर जो पढ़ा जाता है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड के नाम से पढ़ा जाता है कि इस आर्टिकल में सिर्फ़ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड के ही मुतालिक डिस्कस किया गया। लेकिन अगर हम इस आर्टिकल को ब्रीफली डिस्कस करें तो इसमें इन सारी चीज़ों के मुतालिक डिस्कस किया गया। 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं जिसको डिस्कस किया गया इन दिस आर्टिकल 22। सो मीन्स आर्टिकल 22 is not bound within the definition of identification period. Hence there are something others which have been discussed under this article. So let's move to the article 22. We will discuss its heading first of all, that what does it say. So according to the heading of this article, facts necessary to explain or introduce relevant fact. मतलब वो फैक्ट नेसेसरी हैं जो कि किसी रिलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करें या किसी भी रिलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करें। तो वो सारी की सारी फैक्ट्स जो हैं वो रेलेवेंट हैं, उनके मुतालिक गवाही दी जा सकती है। अब सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद जो इनकी इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, वो हम डिस्कस करेंगे विद दी इन द लाइट ऑफ इलस्ट्रेशंस। इसकी डेफिनेशन है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। वो फैक्ट नेसेसरी हैं जो कि किसी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करें या उनको इंट्रोड्यूस करने में हमारी मदद करें। और विच सपोर्ट और रिबट एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, या वो हकायक जो किसी फैक्ट से ड्राइव किए गए हों, जिससे हम कोई जो है ना कोई चीज़ जो हम इन्फ्रेंस को ड्राइव करें उस चीज़ के मुतालिक उनको सपोर्ट करे या उनको रिबट करे। आर विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज़ रेलेवेंट, या किसी भी शख्स या किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करने में हमारी मदद करे जिसकी आइडेंटिटी इज़ अंडर द क्वेश्चन विच इज़ रेलेवेंट। आर फिक्स द टाइम आर प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू आर रेलेवेंट फैक्ट हैपन, या किसी जगह के मुतालिक या किसी वक्त के मुतालिक हमारी मदद करे जो कि जहाँ पर कोई फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट अकर हुआ। आर विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय होम एनी सच फैक्ट वाज ट्रांजैक्टेड, या जो पार्टीज़ हैं उनके मुतलिक जो फैक्ट ट्रांजैक्शन हुई उनके मुतलिक जो रिलेशंस हैं, पार्टी की रिलेशंस, उनको शो करे। आर रिलेवेंट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पज़। सो वो फैक्ट्स सारे के सारी रिलेवेंट हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले वो फैक्ट्स जो कि किसी रिलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन करें और इंट्रोड्यूस करें, तो वो फैक्ट भी रेलेवेंट हैं। अब हम इनकी जो है इलस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर ए, द क्वेश्चन इज वेदर अ डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए। अब क्वेश्चन ये है कि दो पार्टी हैं, उनके बीच एक डिस्प्यूट है कि ये जो विल है, विल वो ए ने लिखी या नहीं, ये ए की विल है या नहीं है। तो आगे कह रहा है कि द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ द अलेज्ड विल मे बी रिलेवेंट फैक्ट। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो विल है ये शायद ये वेदर इट वाज मेड बाय द ए और नॉट। तो इस चीज़ को हम इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये इस चीज़ को देखेंगे कि जिस दिन या जिस डेट को ये विल बनाई गई, क्या उस डेट को, उस दिन को ए की प्रॉपर्टी ये थी उसके पास या उसके फैमिली के पास ये प्रॉपर्टी थी कि नहीं। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे, वो रिलेवेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 2020 में एक विल बनाई गई ए के नाम से, 2020 में
यहाँ पे मैं लिखूँ, सॉरी, 2020 में एक विल बनाई गई जो कि ए के नाम पर है। अब ये डिस्प्यूट आ गया 2022 में कि ये एक पार्टी कह रही है कि ये ए की विल है और दूसरी पार्टी कह रही है कि ये ए की विल नहीं है। अब ये देखा जाएगा कि ये जो विल बनाई गई जिस प्रॉपर्टी के मुतलिक, वेदर सच प्रॉपर्टी वाज अवेलेबल, वेदर सच प्रॉपर्टी वाज लाइंग इन द पोजीशन ऑफ ए इन 2022 और नॉट 2020। मतलब 2020 में अगर ये विल बनाई गई तो उस वक्त क्या ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसके मुतलिक विल बनाई गई? अगर 2020 से पहले वो प्रॉपर्टी ही नहीं थी उसके ए के हवाले, तो ये विल जो है मतलब ये प्रूव है कि ये ए ने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया। उसके बाद फैक्ट्स व्हिच सपोर्ट आर रिबट एंड इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय एनी फैक्ट एंड इशू आर रिलेवेंट फैक्ट। मतलब कोई ऐसी जो इन्फ्रेंस है, कोई अखज़ किया गया है जो फैक्ट एंड इशू या रिलेवेंट फैक्ट के मुतालिक, वो फैक्ट जो उनको सपोर्ट करें या उनको रिबट करें तो वो भी रिलेवेंट हैं। तो इसके मुतालिक हम इलस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर सी, ए इज अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। अब ए के सर पर ये एलिगेशन है कि वो अक्यूज्ड है किसी क्राइम का। फॉर एग्जाम्पल उसने कोई मर्डर किया। The fact that soon after the commission of the crime, A absconded from his house is relevant under Article 21। अब 21 आर्टिकल हमने पढ़ा था कि वहाँ पर जो कंडक्ट है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट वगैरह, वो बिफोर क्राइम आर प्रीवियस टू द क्राइम आर आफ्टर द क्राइम, दे वर रिलेवेंट अंडर आर्टिकल 21। तो ये कह रहा है कि वो तो आर्टिकल 21 में रिलेवेंट है। मतलब अगर क्राइम के बाद ए भाग रहा है यहाँ से, वहाँ से, फ्रॉम हिज हाउस, फ्रॉम हिज होम और फ्रॉम एनी प्लेस, आफ्टर लिसनिंग अबाउट द commission of any crime, if he absconds from there, so such act is relevant under article 21। तो article 22 में क्या है? The fact that at the time when he left home he had sudden and urgent business at the place to which he went is relevant and tending to explain the fact that he left home suddenly. The details of business on which he left are not relevant except insofar as they are necessary to show that business was sudden एंड अर्जेंट। अब जहाँ से ए भागा तो ए को गिरफ्तार किया गया और आफ्टर द अरेस्ट इट वाज इंक्वायर्ड बाय द पुलिस। सो ए स्टेटेड दैट आई हैड एन अर्जेंट बिजनेस, सो इन दिस रिगार्ड आई लेफ्ट द हाउस एट दैट टाइम। क्या मसला था भाई आपके साथ? सर मेरे साथ ये मसला था कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ या कोई ऐसा काम, वो बिजनेस बता रहे, कोई मीटिंग वगैरह थी ऑफिस में, तो मेरा जो जाना था वहाँ पे ज़रूरी था। तो अगर कोई मीटिंग वगैरह थी या नहीं थी, दीज आर इररिलेवेंट। इस चीज़ को प्रूव किया जाएगा कि वेदर सच मीटिंग, वेदर सच बिजनेस वाज सडन और अर्जेंट और नॉट। तो इस चीज़ को अब जब वो यहाँ से भागा तो हमने ये इन्फ्रेंस किया, हमने ये अखज़ किया, ये हमने सोचा कि ए इसलिए भागा क्योंकि हो सकता है ए ने मर्डर किया बी का मर्डर किया, इसलिए तो ए भागा। हम ये इन्फ्रेंस कर रहे थे। अब जो उसने फैक्ट बताए कि मुझे कोई अर्जेंट वर्क था, तो अब ये जो हमने अखज़ किया इस चीज़ को ये रिबट कर रहा है, मीन्स उसके अपोज जा रहा है, कोई नया फैक्ट आ गया। तो हमें सबसे पहले ए को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो मीटिंग थी या वो जो बिजनेस था दैट वाज अर्जेंट एंड सडन। उसके बाद which establish the identity of a person or thing, किसी चीज़ या किसी शख्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड के मुतलिक बताया जा रहा है। दरअसल आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड के मुतलिक देयर इज़ नो प्रोविजन अंडर QSO, मतलब वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। सिर्फ यही, इससे हम यहाँ से ड्राइव कर रहे हैं कि आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, जब कोई क्राइम हो रहा है, कोई क्राइम हो गया, कोई ऑफेंस अलेज्ड हो गया, तो कुछ जो मुलजिम थे उनको गिरफ्तार किया गया, कुछ ऐसे मुलजिम थे जो कि अननोन थे, और उसके बाद अगर कंप्लेंट पार्टी को लगता है कि फ़िलहाल शख्स ने ये मर्डर किया, या पुलिस किसी शख्स को, जो मशकूक शख्स हैं उनको गिरफ्तार करती है, तो उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उसको बुलाया जाता है
मजिस्ट्रेट के सामने वहाँ पे 8, 9, 10, 11 डमीज़ होते हैं और कंप्लेनेंट को कहा जाता है कि भाई आप इन शख्स में से, इन पर्सन में से किसी न किसी शख्स जो हु वाज इन्वॉल्व इन द क्राइम, आप इनको आइडेंटिफाई कर लें। तो वो आइडेंटिफिकेशन पीरियड है जो कि पुलिस रूल में है। ये आइडेंटिफिकेशन पीरियड इज टोटली द कॉन्सेप्ट विच इज़ मैंशनड इन पुलिस रूल 1934। उसके बाद which fix the time or place at which an fact, an issue or relevant fact happened, या किसी टाइम या प्लेस को शो कर रहा हो जहां पर कोई फैक्ट एंड इशू या रिलेवेंट फैक्ट हैपन हुआ। which show the relation of parties by whom any fact and issue or relevant fact was transacted, या जो पार्टीज हैं उनके आपस में रिलेशन को शो करे जब कोई फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट ट्रांजेक्ट किया गया हो। मतलब क्या उन पार्टी के दरमियान कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी। फॉर एग्जांपल अगर आप इलस्ट्रेशन को देखें, इलस्ट्रेशन बी को आप देखें तो वहाँ पर एक डेफेमेशन का सूट जो है ए ने बी के खिलाफ कर दिया। तो अब ये देखा जाएगा कि क्या इस डेफेमेशन से पहले कोई इनमें से इनकी रिलेशन क्या थी, इनकी कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी, कोई एनिमिटी तो आपस में नहीं थी, तो इन चीज़ को इन्फ्रेंस किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 22 था। अब हम आर्टिकल 23 को डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 23 बेसिकली है क्या। एक मिनट, जी। तो आर्टिकल 23 अगर हम उसकी हेडिंग को पढ़ लें, थिंग्स सेड आर डन बाय कंस्पायरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन where there is reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offense or actionable wrong। जहां पर reasonable ground हो, reasonable grounds हो to believe that two or more than two persons conspired to commit an offense anything said or done, anything said or done or written by any of such persons in reference to their common intention, in reference to अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। When there is reasonable ground, जहाँ पर reasonable ground हो to believe, इस चीज़ को अखज़ किया जाए, इस चीज़ को माना जाए कि दो या दो से ज़्यादा, सबसे पहले रीज़नेबल ग्राउंड्स हों कि दो या दो से ज़्यादा बंदे जो हैं वो इकट्ठे होकर दे हैव कंस्पायर्ड टू कमिट एन ऑफेंस, उन्होंने एक कंस्पायरेसी किया कि हम एक ऑफेंस को कमिट करेंगे। अब कंस्पायरेसी तो आपने पढ़ लिया पीपीसी में कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बंदे, टू आर मोर पर्सन्स एग्री टू कमिट एन इलीगल एक्ट, तो उसे हम कंस्पायरेसी कहते हैं। एनीथिंग सेड, अब दो या दो से ज़्यादा जो शख्स थे वो उन्होंने मिलकर एक कंस्पायरेसी किया कि हम कोई ऑफेंस करेंगे। अब उनमें से ये जो दो हैं या दो से ज़्यादा, इनमें से अगर कोई भी एक बंदा अगर कोई चीज़ उसने कहा, किया या लिख दिया बाय एनी लेटर, बाय एनी ऑफर,
इज इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, जो उनकी कॉमन इंटेंशन थी फॉर देयर कंस्पायरेसी, तो वो रिलेवेंट होगा। इज रिलेवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन। अब इसने जो, इनमें से एक ने जो कुछ भी कहा, लिखा या किया, वो रेलेवेंट होगा इन सब के खिलाफ। वेदर such act which was, whether anything which was said or done or written by one of them person was in the knowledge in the rest of the person or not, उन सब के नॉलेज में ये बात थी या नहीं थी, उनको इन चीज़ की इल्म था या नहीं था, मगर वो रेलेवेंट होगा। अगर हम इनकी इलस्ट्रेशन को पढ़ लें, अब the reasonable grounds exist for believing that A has joined in a conspiracy to wage war against Pakistan। अब A के सर पर यह इल्ज़ाम है कि इसने एक कंस्पायरेसी में हिस्सा लिया, और वो कंस्पायरेसी था टू वेज वार अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसमें उसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने में हिस्सा लिया, एक कंस्पायरेसी में। अब आप इस इलस्ट्रेशन को पढ़ लें। द फैक्ट्स दैट बी प्रोक्यूर्ड आर्म्स इन यूरोप। अब बी ने आर्म्स प्रोक्यूर किए, यानी परचेज किए फ्रॉम यूरोप। और सी कलेक्टेड मनी इन पेशावर, और सी ने कलेक्ट किया, वो पैसे कलेक्ट किए फ्रॉम पेशावर और इन पेशावर। डी परस्यूडेड इन द ऑब्जेक्ट परस्यूडेड पर्सन्स टू ज्वाइन कंस्पायरेसी इन कराची, और जो डी था उन्हें परस्यूड किए, मतलब कलेक्ट किए सम पर्सन्स इन कराची में। E published writings advocating the objects in view at Multan, and E transmitted from Lahore to G at Kabul the money when C collected at Peshawar। अब जो E था उसने कुछ चीज़ लिखा, पब्लिश किया, उस कंस्पायरेसी को एडवोकेट किया, उसके मुतालिक कुछ लिखा, और ई ने जो पैसे सी ने जो कलेक्ट किए थे पेशावर में, वो काबुल में भेजे, किसी जी को काबुल में वो पैसे भेज दिए। एंड एच गिविंग एन अकाउंट ऑफ द कंस्पायरेसी आर ईच रेलिवेंट, मतलब both to prove the existence of the conspiracy and to prove its complicity in it। अब ये इनको ए को छोड़कर ये बी ने जो गन्स वगैरह, जो आर्म्स वगैरह खरीद किए, और उसके बाद जो सी ने जो पैसे कलेक्ट किए, डी ने जो बंदे इकट्ठे किए, और उसके बाद ई ने जो सी के पैसे काबुल में जी को दिए, एच को दिए, किसी को भी दिए, ये सारी की सारी चीज़ें अगर ए के इल्म में हैं या नहीं हैं, वेदर दीज ऑल एक्ट्स आर इन द नॉलेज ऑफ ए आर नॉट, इट डजेंट मैटर। बट अगर इनमें से कोई भी, ये जो भी एक्ट्स किए, ये सारी की सारी रिलेवेंट हैं ए के खिलाफ, कि उसने जंग में हिस्सा लिया या नहीं लिया, दीज ऑल थिंग्स आर रेलेवेंट अगेंस्ट दी ए, तो ए के खिलाफ ये सारी की सारी चीज़ें रेलेवेंट हैं। तो ये था आर्टिकल 23, जिसमें अगर दो या दो से, इसको अगर आप 120 के से रीड करें पाकिस्तान पिनल कोड को, तो फिर आपको समझ में ये बात आ जाएगी कि दो या दो से ज़्यादा बंदे अगर वो इकट्ठे हो जाएं इन अ कॉमन डिज़ाइन, तो उनमें से अगर कोई भी एक बंदा कोई चीज़ लिखे, सेड डन और रिटन, एनीथिंग said written or done by any one of them is relevant against the rest of the accused person, तो उन सब के खिलाफ वो चीज़ relevant है। So this was all about article 22 and 23
इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 24, 25 को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।